गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का चौथा पार्ट फ्री फॉल, मुक्त पतन के बारे में आज समझेंगे। तो शब्द को देखिए सबसे पहले कि मुक्त मतलब फ्री, पतन मतलब फॉल, गिरना, फ्री फॉल, मुक्त होकर गिरना। तो इसका क्या अभिप्राय है, ग्रेविटेशन से इसका क्या संबंध है। तो देखिए कोई वस्तु है जिसको अगर ऊपर से गिराया जाता है तो वो गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण नीचे गिरती है। क्यों गिरती है नीचे की तरफ, क्योंकि जो गुरुत्वीय त्वरण उसके ऊपर लगता है और वो त्वरण की वजह से वो नीचे गिरती है। वो त्वरण किस वजह से लगता है, उसके ऊपर कोई बल कार्य कर रहा है तभी त्वरण लगता है। तो वो त्वरण काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो वो वस्तु नीचे की तरफ गिरती है, तो उस वस्तु का नीचे की तरफ गिरना सिर्फ किस वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। अगर कोई वस्तु को ऊपर ले जाके सिर्फ छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है और वो नीचे गिरती है, तो उसका गिरने का क्या कारण होता है, उसका गिरने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। और वो त्वरण किस बल की वजह से लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लग रहा है। तो इस तरह की वस्तुएं जो ऊपर से छोड़ी जाती है और नीचे की तरफ गिरती है, कहाँ गिर रही है, पृथ्वी की सतह पर गिर रही है, ठीक है। तो इसलिए उसको कहा जाता है मुक्त पतन। और स्वतंत्र रूप से गिरती हुई जो वस्तुएं होती है वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती उसके द्रव्यमान पर। तो ये सोचकर हमको आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे अगर एक पंख को और एक धातु के सिक्के को अगर हम कुछ ऊंचाई से ले जाकर दोनों को छोड़ देते हैं तो कौन पहले गिरेगा, तो हम कहेंगे कि धातु का सिक्का पहले गिरेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दोनों के ऊपर समान रूप से कार्य करता है। तो दोनों के गिरने का समय एक साथ ही होगा, वो दोनों समान समय में पृथ्वी की सतह को छुएंगे। लेकिन हम बोलेंगे कि हम तो ऐसा देखते हैं कि ऐसा तो नहीं होता, धातु का सिक्का पहले गिरता है और पंख बाद में गिरता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर कौन कार्य कर रहा है, जो हमारे चारों तरफ वायुमंडल है। तो वायु उनके गिरने को रोकता है, प्रतिरोध पैदा करता है। इस वजह से पंख धीरे धीरे पहुंचता है, क्योंकि पंख को वायु रोक पाती है, ठीक है। और उसका जो एरिया फैला हुआ है, जो उसका क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, तो वायु का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है और वो उसको धीरे धीरे नीचे गिरने देती है। लेकिन अगर गैलीलियो, साइंटिस्ट जो गैलीलियो थे, उन्होंने निर्वात यानी कि जहाँ पे बिल्कुल वायु नहीं है, कोई जार लिया और जार की सारी हवा को बाहर निकाल दिया, ठीक है। और उसके अंदर फिर धातु के सिक्के को और पंख को छोड़ा, तो वो दोनों बिल्कुल समान गति से ज़मीन पर पहुँचे, पृथ्वी की सतह पर पहुँचे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुएं हैं वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, कोई भी वस्तु हो, उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो सभी वस्तुओं के ऊपर समान रूप से कार्य करता है। तो पंख की धीमी चाल वायु प्रतिरोध के कारण होती है, ये हमने समझ लिया। निर्वात में दोनों एक साथ गिरेंगे। निर्वात शब्द का अर्थ समझ रहे हैं आप क्या है। निर्वात मतलब जहाँ पे वायुमंडल नहीं है, वायु नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, वो कहलाता है निर्वात, ठीक है। एक और उदाहरण से बात को समझते हैं। देखिए ये दो बिल्डिंग है, ये दो पृथ्वी की सतह पर है, ये एक ऊंची बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है। अगर हम एक बॉल यहाँ से लेते हैं, इसको यहाँ से नीचे की तरफ गिराते हैं, इसी तरह से एक बॉल यहाँ से लेते हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है, दोनों बिल्कुल एक समान बॉल है और इनको भी यहाँ से गिराते हैं, ठीक है। तो जब बॉल नीचे पहुंचेगी तो उनका वेग क्या क्या होगा, क्या दोनों एक ही वेग से नीचे पहुंचेगी। ज़रा सोच के देखिए क्या होगा कि दोनों यहाँ से गिर रही है, एक ऊंची सतह से गिर रही है, एक नीची सतह से गिर रही है, ये पृथ्वी की ओर गिर रही है। तो ये कौन सी बॉल का वेग बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो ऊंचाई से गिर रही है उसका वेग बढ़ जाएगा और इसका वेग कम रहेगा नीचे पहुंचने तक। अगर कोई जना कैच कर रहा होगा तो वो ऊपर से गिरने वाली बॉल को कैच करने में थोड़ा सा घबराएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। और छोटी बिल्डिंग से
करने वाला वो आसानी से उसको कैच कर लेगा। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये यहाँ से गिर रही है तो ये नीचे की तरफ गिर रही है। तो पहली बात तो ये है कि वो नीचे की तरफ क्यों गिर रही है, क्योंकि इसके ऊपर एक त्वरण काम कर रहा है। वो त्वरण कौन सा है, किस कारण है वो त्वरण? वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो त्वरण है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से जब बॉल गिरना शुरू होती है, उसको छोड़ा जाता है, उसको हम फेंक नहीं रहे हैं, उसको सिर्फ छोड़ रहे हैं, तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, यानी कि उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है। वो वेग में परिवर्तन किस वजह से हो रहा है, त्वरण की वजह से हो रहा है। वो त्वरण कौन सा है, वो त्वरण है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो वो गुरुत्वीय त्वरण कब होगा, गुरुत्वीय त्वरण किसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके ऊपर कितना बल लग रहा है। तो वो बल कौन लगा रहा है, क्या वो जो जना ऊपर से बॉल फेंक रहा है, क्या वो बल लगा रहा है? नहीं। बल कौन लगा रहा है, जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसके ऊपर बल लगा रहा है, जिससे इस बॉल का वेग बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये वाली बॉल 1 सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसके ऊपर त्वरण काम करता है। यानी 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले सेकंड में उसका 9.8 मीटर की दूरी वेग बढ़ जाता है, फिर अगले सेकंड में बढ़ जाता है। इस तरह से उसका वेग बदलता जाता है और वो नीचे पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। इसी तरह से जो छोटी ऊंचाई से बॉल गिराई जा रही है उसकी स्पीड इतनी बढ़ नहीं पाती है, लेकिन उसके ऊपर त्वरण तो वही काम करता है 9.8 मीटर पर सेकंड का। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है उस पे जो त्वरण लग रहा है वो त्वरण लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसलिए उस त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसको डिनोट करते हैं जी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। और जो बल उसके ऊपर कार्य कर रहा है वो बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वो बल कौन सा कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो जो वेग, एक बार इसको जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं। वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाता है। तो ये त्वरण किस वजह से हो रहा है, कोई ना कोई बल लगता है जब त्वरण हो रहा है। तो ये बल लग रहा है गुरुत्वीय बल के कारण, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के कारण ये बल लग रहा है, इसलिए इसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से व्यक्त करते हैं। इसका मान हमें हमेशा याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें जी का मान दे रखा होता है। कई बार इसकी वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे देते हैं आसानी से हल करने के कारण। ठीक है, तो इसका मान ज़्यादातर हम यही लेकर इसको हल करते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण की गणना कर लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या निकलेगा। तो देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग, अर्थ की सतह इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर ये बिल्डिंग का अगर देखा जाए तो एक डॉट के बराबर इसकी वैल्यू है। मतलब जो पृथ्वी का भार है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, उसके आगे इस बिल्डिंग का द्रव्यमान तो बिल्कुल नगण्य के बराबर है। उसको हमको काउंट करना भी बेकार है। लेकिन यहाँ पे हम समझने के लिए इस बिल्डिंग को हमने इसकी सतह के ऊपर खड़ा कर दिया, जिससे हम थोड़ा आसानी से समझ सके। तो एक बॉल है जो कि यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है। किसको गिराया जाता है, बॉल को गिराया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसके केंद्र से बल कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र से बल कार्य करता है जो इसको यहाँ पे नीचे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, बल आकर्षित कर रहा है किसी वस्तु को। गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है कि जो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो किस पर निर्भर करता है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जो ये बॉल नीचे गिर रही है ये भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और पृथ्वी बॉल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लेकिन जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो इतना अधिक होता है कि वो जो बॉल है, जो गिरने वाली बॉल है, उसके द्रव्यमान उसके सामने कुछ भी मैटर नहीं करता। तो ये जो बल लग रहा है, तो ये बल को हम गिन सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल है। तो ये हमने पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या है, F = G
एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल एम व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है? पृथ्वी के द्रव्यमान को। स्मॉल एम व्यक्त कर रहा है बॉल के द्रव्यमान को। और आर स्क्वायर, आर किसको बता रहा है? ये बता रहा है पृथ्वी की त्रिज्या को बता रहा है। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई आर। तो जो वस्तु नीचे से गिर रही है वो चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिर रही है, पृथ्वी के ऊपर कितनी भी ऊंचाई से गिर रही है, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या के सामने उस ऊंचाई को नगण्य माना जा सकता है, क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई, ये पृथ्वी का जो रेडियस है, त्रिज्या है, ये इतनी ज़्यादा है कि जिसके सामने यहाँ से ऊंचाई गिरने वाली वस्तु का दूरी को हम नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा सूत्र हम जानते हैं F बराबर एम ए होता है। तो हमको त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण कितना है, तो A के आधार पे हम निकाल लेंगे A बराबर F अपॉन एम। तो वस्तु का त्वरण आ गया A बराबर F अपॉन एम। तो F का मान, ये वाला जो F का मान आया है, इसमें हम रख देते हैं ये वाला मान, इस वाले सूत्र के अंदर रख देते हैं। तो A का मान आ गया GMM अपॉन R की घात 2 अपॉन M। ये M से M कैंसिल हो जाएंगे, तो A का मान क्या हो जाएगा? GM अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ए क्या है? ए है गुरुत्वीय त्वरण। तो ए को हम जी से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जी बराबर क्या हो गया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको बॉक्स में लिखने का मतलब क्या है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमको याद रखना है। तो जी है गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी किसको व्यक्त कर रहा है? कैपिटल जी व्यक्त कर रहा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक, जिसका मान फिक्स होता है। एम है पृथ्वी का द्रव्यमान और आर है पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये है जी ज्ञात करने का, गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखिए अब हम ज्ञात करते हैं पृथ्वी और 1 किलोग्राम की वस्तु के बीच में कितना गुरुत्व बल लग रहा है। दोनों जो वस्तुएं हैं, पृथ्वी है और 1 किलोग्राम की वस्तु है हमारे पास, तो दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो दोनों वो कितना है, जो आपस में आकर्षण का बल है, जिसको गुरुत्वीय बल कह रहे हैं, वो कितना है। तो इसके लिए हमको दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान की ज़रूरत है, ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी की ज़रूरत है। तो m1 मान लेते हैं 1 किलोग्राम है जो पृथ्वी के ऊपर वस्तु रखी हुई है, और m2 हमने क्या मान लिया? ये हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी की त्रिज्या मान ली 6.4 10⁻³ किलोमीटर त्रिज्या है, जिसको किलोमीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, तो ये आ गई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। तो अब वो वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, तो जो उसकी वस्तु की त्रिज्या है वो इस पृथ्वी की त्रिज्या के आगे बिल्कुल मैटर नहीं करती, नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है, तो उसको हमको गिनने की आवश्यकता भी नहीं है। और जी का मान हम जानते हैं, जी एक स्थिरांक है जिसका मान स्थिर है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये सूत्र हम जानते हैं गुरुत्वीय बल का, F बराबर GM1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने इसके मान रख दिए, तो इसका उत्तर निकल जाता है 9.8 न्यूटन। तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है 1 किलोग्राम की वस्तु के ऊपर, वो कितना कार्य कर रहा है? 9.8 न्यूटन का बल किसी वस्तु के ऊपर कार्य कर रहा है, यानी कि उतना ही वो त्वरण पैदा कर पा रहा है। ठीक है, अब गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण किसके ऊपर निर्भर करता है? जी का मान किसके ऊपर निर्भर करता है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थिरांक है वो भी स्थिर है। जो इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ये इसका फॉर्मूला है जी का, इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। कैपिटल जी है, ये स्थिरांक है। ये क्या है? m पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये भी स्थिर है, ये भी नहीं बदल रहा। और r है पृथ्वी की त्रिज्या, ये भी नहीं बदल रही है। लेकिन बदलती है, वो बदलती कहाँ पर है? देखिए एक बार इसको यहाँ पे देखिए, जी का मान गुरुत्वीय स्थिरांक जी स्थिर है, ठीक है, ये नहीं बदल रहा। पृथ्वी का द्रव्यमान स्थिर है, ये भी नहीं बदल रहा। तीसरी चीज़ है पृथ्वी की त्रिज्या, तो क्या ये बदल जाती है? हाँ, क्योंकि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ये ध्रुवों की तरफ से थोड़ी सी चपटी है। तो जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के गोल नहीं होने के कारण इसकी त्रिज्या बदल जाती है। तो ध्रुवों पर क्या हो जाती है? इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, और भूमध्य रेखा पर जब बीच में आते हैं तो ये पृथ्वी की त्रिज्या
बढ़ जाती है। सबसे अधिकतम त्रिज्या पृथ्वी की कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है। और जो ध्रुवों पर है वहाँ से पृथ्वी थोड़ी सी चपटी होती है, तो वहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या होती है? कम होती है। जब त्रिज्या कम होती है तो जी वहाँ पर हो जाएगा अधिकतम, क्योंकि वो इसका व्युत्क्रम है, उसकी त्रिज्या का व्युत्क्रम है, इसलिए वहाँ पे त्रिज्या कम होगी तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा। यानी ध्रुवों के ऊपर जो वस्तुएं नीचे गिरेगी वो ज़्यादा तीव्रता से नीचे गिरेगी। इसी तरह से वो जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर त्रिज्या कैसी है? अधिकतम है, तो जी का मान वहाँ पे क्या होगा? कम होगा कंपैरेटिवली ध्रुवों से। तो इस तरह से जी का मान बदलता रहता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता रहता है। तो एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है, तो क्या हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या त्रिज्या का मान कम होता जाएगा, या अगर पृथ्वी पर खड्डा खोद के हम नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे तो क्या पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर असर पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ये सूत्र है हमारा G बराबर Gm/r², ये सूत्र सिर्फ पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर या सतह से थोड़ा सा ऊपर जो हमारा वायुमंडल है, ये सूत्र सिर्फ वहाँ के लिए ही लागू होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर या फिर अधिक ऊंचाई पर जाने पर ये सूत्र लागू नहीं होता। तो पृथ्वी की सतह पर है ये अधिकतम, और पृथ्वी की सतह और ऊपर के नीचे की तरफ ये घटता जाता है, बढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब मुक्त पतन वाली वस्तुओं के लिए समीकरण, जैसे कि हमने देखा, जो मुक्त पतन मतलब कि जो फ्री फॉल, जिसको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा हमको, जो ऊपर से वस्तुएं गिर रही है, ये बिल्कुल निर्भर नहीं करती द्रव्यमान पर। यानी कि सभी वस्तुएं, चाहे वो एक पत्थर है और एक बॉल है, चाहे वो पंख है, चाहे वो कागज़ है, कोई भी वस्तुएं नीचे गिर रही है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उनका वजन कितना है, उनका द्रव्यमान कितना है, वो समान गति से नीचे गिर रही है। तो इसे कहते हैं फ्री फॉल। मतलब उनके ऊपर किस बात का फ़र्क नहीं पड़ता? उनके द्रव्यमान का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें प्रतीत नहीं होती ऐसी गिरती हुई। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल उनके चारों तरफ है जो कि उनको फ्री फॉल करने से रोकता है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ? वस्तुएं वो जिनके ऊपर सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है और कोई भी बल काम नहीं करता। क्योंकि वस्तुएं ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम पढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय बल। तो वायुमंडल क्या करता है? वस्तुओं के ऊपर बल लगाता है। तो वो वस्तुओं के ऊपर गुरुत्वीय बल जो लगता है वो और उनके बीच में क्रॉस हो जाता है, इसलिए वो वस्तुएं नीचे समान गति से गिरती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो फ्री फॉल का मतलब समझ गए। मुक्त पतन का मतलब सिर्फ जिनके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है और कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो जो फ्री फॉल वाली वस्तुएं हैं उनके ऊपर अगर उनके आधार पे हम उनके गति के लिए हम आंकिक प्रश्न जब हल करते हैं, उनकी प्रारंभिक अंतिम वेग को ज्ञात करना हो, उनके द्वारा तय की गई दूरी, ऊंचाई को ज्ञात करना हो, तो ये जो गति के समीकरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे वही गति के सबके समीकरण यहाँ पे भी लागू होंगे। उनमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा कि वहाँ पर जो एक्सीलरेशन है, त्वरण है, वहाँ पे तो त्वरण होता था, तो यहाँ पे वो हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो एक ही जगह हम जी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जो दूरी होती थी, तो जो दूरी को हम व्यक्त करते थे एस से, और यहाँ पे होगी क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसको एस को हम काउंट करेंगे एच से। तो समीकरण वैसे के वैसे ही है, v बराबर u प्लस AT जो पहला समीकरण है, तो यहाँ पे ए के स्थान पे हम जी का प्रयोग करेंगे। ये हो गया मुक्तपाती वस्तुओं के लिए समीकरण हो गए। जो फ्री फॉल करती हुई वस्तुएं हैं उनके लिए ये वाले समीकरण का उपयोग हम करेंगे। अब जी का मान प्लस या माइनस दो तरह से हो सकता है ना, क्योंकि एक बार अगर बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इस समय कौन सा वाला जी लगेगा? क्या वो ऋणात्मक होगा या वो धनात्मक होगा? तो इसमें इतनी सी समझने की बात है कि जब गुरुत्वीय त्वरण जो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण और जो वस्तु की गति है दोनों अगर एक ही दिशा में है तो वो हो जाएगा प्लस में। अगर ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है, कोई वस्तु को ऊपर से फेंका जा रहा है, तो उसकी गति नीचे की तरफ है और एक गुरुत्वीय त्वरण भी उसको नीचे की तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उस स्थिति में हम उसको प्लस में काउंट करेंगे। और अगर वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है तो इसमें ए का मान हम क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। तो एक इतनी सी बात समझने की है, जी गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसको प्लस लेंगे।
कब? आंकिक प्रश्न हल करते समय, और गति के विपरीत दिशा में लग रहा है तो इसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो अब हम एक दो उदाहरण कर लेते हैं जिससे मुक्त पतन को हम अच्छी तरह से समझ सकें। इसके ऊपर आधारित बहुत सवाल आसान हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे, और बस इनको समझना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या बताई गई है। नदी के ऊपर पुल की ऊंचाई का आकलन करने के लिए पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है। नदी में जल की सतह को छूने में पत्थर 2 सेकंड का समय लेता है। जल स्तर से पुल की ऊंचाई की गणना कीजिए। कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी ये कर सकते हो कि एक पत्थर को कुछ ऊंचाई से जाके हमने गिराया, जैसे ही छोड़ते हैं और एक फ्रेंड को बोल सकते हैं कि नीचे से वो टाइम नोट कर ले कि वो कितनी देर में नीचे पहुंच रहा है। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, उनमें स्टॉप क्लॉक भी है, तो हम आराम से इसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। सवाल को हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। तो हुआ क्या है कि नदी के ऊपर से पुल है, उसके एक पत्थर को छोड़ा गया है, तो हमें बता रखा है 2 सेकंड का समय लगता है, यानी कि टी का मान हमको बता रखा है। अब पूछा है कि वो जो नदी है नीचे और इसके ऊपर बना हुआ है पुल, गिरने में लगा 2 सेकंड का समय, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी गणना करके बताओ। जबकि जी का मान इन्होंने दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही सूत्र हम निकालेंगे। देखिए, पहले हम वैल्यूज़ लिख देंगे, u बराबर 0, क्योंकि उसको छोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग तो क्या था? 0 था। समय 2 सेकंड का लग गया। त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण हमको दे रखा है, और हाइट हमको ज्ञात करनी है। तो 3 सूत्र हमें हमेशा याद रखने हैं। उन तीनों सूत्रों में से कौन सा वाला हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो अगर हमारे दिमाग पे सामने रहेंगे या फिर लिखे हुए सामने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखो, ये 3 सूत्र हैं, ठीक है। इन तीनों सूत्र में एक बार याद करके देखो कि उसमें कौन सा इस्तेमाल, हमको क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हम या तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं या ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तीसरा वाला समीकरण अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो चीज़ें हमको चाहिए, जिनके मान हमको चाहिए, क्या हमें प्रश्न में वो दे रखे हैं? देखिए, h का मान तो हमको ज्ञात करना ही है, ठीक है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। g हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है, और v हमको नहीं दे रखा। उसका अंतिम वेग कितना होगा ये हमें प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। यानी अगर हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो 2 चीज़ों से हम अनजान हैं, तो 2 चीज़ें हम ज्ञात नहीं कर सकेंगे। तो अगले वाले समीकरण को हम देखते हैं। यहाँ पे h ज्ञात करना है, तो u हमें ज्ञात है, प्रश्न में जो दे रखा है, t हमें ज्ञात है, g हमें ज्ञात है, t हमें ज्ञात है, h हमें ज्ञात करना है। तो ये समीकरण से हम आसानी से किसको ज्ञात कर सकते हैं? पुल की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको छांटना है कि कौन सा वाला समीकरण इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखिए, ये समीकरण लिख लिया यहाँ पे और इनका मान रख देंगे, तो ये पुल की ऊंचाई निकल गई। ये जो गणना है, ये गणना तो हम कर ही लेंगे, और ये मान निकल गया 19.6 मीटर। तो जो पत्थर पुल के ऊपर से गिराया था, तो उस पुल की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी जो नदी है, नदी के जल के स्तर से पुल की ऊंचाई है 19.6 मीटर। तो इस तरह से आप भी सिर्फ समय को जानकर कि कितनी देर में पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है, इस समय का अगर हमें पता हो तो हम कितनी आसानी से उस जगह की ऊंचाई पता कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग की पता कर सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी है ना। इंटरेस्टिंग। अगला सवाल है, किसी गेंद को जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह 19.6 मीटर की दूरी तक जाता है, ठीक है। गेंद के प्रारंभिक वेग और उच्चतम बिंदु तक ऊपर जाने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो हमको ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है, और उच्चतम बिंदु तक ऊपर जाने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय। उच्चतम बिंदु कौन सा हुआ? जो 19.6 मीटर की हाइट उसने प्राप्त करी है। उच्चतम बिंदु तो वो हो गया ना, वहाँ तक वो पहुँचा, तो वो कितनी देर में पहुँचा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है इसमें? एक तो समय ज्ञात करना है कि वो उच्चतम बिंदु तक कितनी देर में पहुँच गया। जी का मान हमको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो ये फेंका जा रहा है गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट फेंका जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण के अगेंस्ट फेंका जा रहा है। तो इसमें हम जो त्वरण लेंगे वो कैसा लेंगे? ऋणात्मक लेंगे, माइनस में लेंगे। देखिए,
v तो 0 हो गया। जब उसको ऊपर फेंका जा रहा है तो जो उसका अंतिम वेग होगा वो अंतिम वेग कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ तक पहुँचने के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वेग तो उसका 0 हो गया। u हमको प्रारंभिक वेग ज्ञात ही करना है, g हमें दे रखा है, h हमको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। तो इसके अंदर अब हम वापस सोचना है, हमको ज्ञात करना है, u का मान ज्ञात करना है। तो जो तीनों सूत्र हैं वो तीनों सूत्र हमारी आंखों के सामने होने चाहिए और फिर हम निकालने चाहिए। जैसे कि पहला वाला सूत्र है v बराबर u प्लस at, ये पहला वाला समीकरण है। तो पहले वाले समीकरण के अंदर हम अगर समय u ज्ञात करते हैं तो u ज्ञात करते हैं तो इसके अंदर हमें a का मान तो ज्ञात है, ठीक है, g जो हमें दे रखा है वो a के इक्विवेलेंट है, तो वो तो हमें ज्ञात है, लेकिन समय हमें ज्ञात नहीं है। तो इस समीकरण का उपयोग हम u ज्ञात करने में नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में कि हमने क्यों यही समीकरण लिया? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये समीकरण क्यों लिया। अगर हम ऐसे ही कोई समीकरण उठा के हल करना शुरू कर देते हैं तो हम देखेंगे कि अरे इसमें तो ये वाला मान तो दे ही नहीं रखा, तो उसको कैंसिल करिए, फिर दूसरा समीकरण लेकर सोच कर हल करिए उसको। तो इसमें हम देखिए v का मान हमें पता है कि 0 है, तो v का मान 0 रख लेंगे, तो उसको हमने हटा दिया। और यहाँ पे g का मान हमको दे रखा है, h का मान हमको दे रखा है, इसको हल करेंगे 2 का गुणा 9.8 से करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। ये 19.6 वर्ग हो गया और u का मान निकल जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आ गया इस प्रारंभिक वेग से वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया था। तो अब हमको निकालना है समय। प्रारंभिक वेग तो निकल गया, अब हमको निकालना है समय। तो समय हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं। जब हमको अंतिम वेग पता है, हमको प्रारंभिक वेग पता है, हमको त्वरण पता है, हमको समय ज्ञात करना है, तो समय हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है, एक क्रिकेट की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। गेंद के चाल की गणना कीजिए, वह जमीन को कितनी देर में छू रही है। इस ऊंचाई से गिरने पर उसके द्वारा लिए गए समय की गणना भी करिए। तो देखो 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जब छोड़ा जाता है शब्द आ रहा है, इसका मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स बल लगाया नहीं गया है, तो उसका प्रारंभिक वेग कैसा हो गया, 0 हो गया। तो और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जा रहा है, यानी h का मान, ये क्या आ गया हमारे पास, h का मान आ गया 20 मीटर। गेंद की चाल की गणना कीजिए और दूसरा निकालना है हमको उसके द्वारा लिए गए समय की गणना कीजिए। तो हमको निकालना है वेग, निकालना है v का मान निकालना है। u तो हो गया 0 और v हमें ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें ज्ञात करना है समय। तो अब जरा सोच के देखिए कि इसमें कौन सा वाला समीकरण लगेगा। वीडियो को पॉज करिए और फिर देखिए कि आपने जो सोचा था क्या वो यही वाला समीकरण है। तो u का मान 0 हमने लिख लिया, v हमें ज्ञात करना है, g हमें दे रखा है और h हमें दे रखा है। तो क्या आपने यही वाला समीकरण गैस किया था? वेरी गुड। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसके अंदर रख देंगे और इस तरह से हमको v प्राप्त हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। और अब टाइम निकालना है हमको कि कितने समय के अंदर ये पहुंचेगा। तो इस समीकरण को, पहला जो गति का समीकरण है, उस समीकरण को इस्तेमाल करके हम समय की गणना कर लेंगे कि 2 सेकंड में ये वस्तु नीचे की तरफ पहुंचेगी, बॉल नीचे की तरफ पहुंचेगी। तो कितनी आसानी से सिर्फ हमको क्या समझना है, प्रारंभिक वेग समझना है, अंतिम वेग समझना है, समय और त्वरण, 4 चीज़ों के बारे में अगर हमको अच्छी तरह से समझ बन जाती है तो सवाल को करना कितना आसान हो जाता है। आसानी से फटाफट सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल है, उदाहरण जो हमारी किताब में दे रखा है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ जाती है। परिकलन कीजिए। सरलता के लिए g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी। तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें v ज्ञात करना है। 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या होगी, 5 सेकंड के बाद, ठीक है, वो कितनी होगी, और धरती से कगार कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। हाइट भी ज्ञात करनी है, यानी किसी ऊंचाई से कार नीचे की तरफ गिर गई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले प्रश्न में जो दे रखा है उनके मान को लिख लिया, t, u, g, ये मान हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कार का त्वरण हमको बता दिया 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? पर सेकंड स्क्वायर। अधोमुखी यानी कि ऊपर की तरफ से ये नीचे गिर रही है। तो हमको सबसे पहले v का मान ज्ञात करना है, तो इस सूत्र से हम v का मान ज्ञात कर लेंगे 5 मीटर पर सेकंड। गति के पहले समीकरण से इसका मान ज्ञात कर लेंगे और u 0 है और v का मान निकल गया 5 मीटर पर सेकंड। औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल हम कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं तो हम औसत चाल निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग हमको पता है कि वो 0 थी और अंतिम वेग हमने निकाल लिया 5, तो इसमें 2 का भाग दे दिया तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गई? इसकी औसत चाल हो गई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, औसत चाल आप सोचेंगे कि इस वाले चैप्टर के अंदर हमको औसत चाल के बारे में तो बताया ही नहीं गया। तो ये हमने कब पढ़ा था? जो गति वाला चैप्टर था उसमें हमने औसत चाल के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से एक चीज़ें दूसरी चीज़ों से संबंधित होती है, काम में आती जाती है। तो कोई भी बात, कोई भी टॉपिक हमको छोड़ना नहीं है समझने के लिए, क्योंकि आगे कब पता नहीं चलता कि हमको कब उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। सभी टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और तीसरा वाला सवाल था कि तय की गई दूरी कितनी है? तो तय की गई दूरी को हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले सूत्र से हम दूरी ज्ञात कर लेंगे, मान को रखेंगे और 1.25 मीटर की कगार से वो कार नीचे की तरफ गिरी है। तो ये तीनों समीकरण का प्रयोग करके हमने इस सवाल को हल कर लिया। अगला उदाहरण है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह m की ऊंचाई तक पहुंचती है। परिकलन कीजिए कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, यानी कि कितने वेग से फेंकी गई। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इसका u ज्ञात करना है। और जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो बल लगाना पड़ रहा है, तो वो हो रहा है गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हो रहा है, ठीक है। और जब वो ऊंची तक पहुंच जाएगी तो वह जो अंतिम वेग होगा उसका, तो वो अंतिम वेग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, वो कितनी देर में अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगी, तो हमको t भी ज्ञात करना है, ठीक है। v हमें पता लग गया कि v कितना हो गया? 0 हो गया। तो सबसे पहले हम कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तो हमको u ज्ञात करना है। तो सोचिए जरा कौन से समीकरण से ज्ञात करेंगे? थोड़ा सा दिमाग में जोर देना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में जोर नहीं देंगे, सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती जाएगी तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, है ना। उसको शार्प करने के लिए थोड़ा सा सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचने में समय लगाओ और फिर उसको चालू करके देखो जो हमने सोचा था, क्या वो यही वाला सूत्र था? v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें हमको u पता है, त्वरण पता है, दूरी पता है, इसलिए हम इसको आसानी से हल कर लेंगे और ज्ञात कर लेंगे u का मान कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया। यहाँ पे इसका मान आ जाएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। फिर दूसरा हमें ज्ञात करना है इसमें उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय। तो समय हम ज्ञात कर सकते हैं इस वाले पहले वाले समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें v भी पता है और u भी पता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको t को ज्ञात कर लिया। तो ये आज हमने समझा फ्री फॉल, मुक्त पतन के बारे में। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी करके देखिए और इसकी समझ को बिल्कुल स्पष्ट बनाइए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।